Hello students, how are you? I hope you all are fine, all are good. Stay at home, be safe, do hard work, obey your parents, and do your homework properly, and maintain your register books, and purchase a book for accounts, DK Goel, and purchase a book for business study, Poonam Gandhi. Okay, you should purchase two types of books, new edition. Okay, I hope you all are fine, all are good. Okay, today we are discussing about types of insurance. इंश्योरेंस के बारे में मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ. आज हम इसके टाइप्स देखते हैं. आपको टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, हमारे इंश्योरेंस जो है चार तरह की हैं. फोर टाइप्स का इंश्योरेंस है. नंबर वन, पहले इसको टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस को टू टाइप्स में डिवाइड करेंगे. सबसे पहले तो नंबर वन, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस के बारे में भी पढ़ेंगे और जनरल इंश्योरेंस के बारे में भी. पहले देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, देख लेते हैं. फिर उसके बाद हम जनरल इंश्योरेंस के बारे में आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे आपके साथ. पहले लाइफ इंश्योरेंस के बारे में उसने क्या कहा. लाइफ इंश्योरेंस कह रहा है लाइफ इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट. हम देखो, लाइफ की कोई भी इंश्योरेंस नहीं हो सकती. लाइफ का एश्योरेंस दिया जा सकता है, लेकिन लाइफ की इंश्योरेंस इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता. जो भी इंश्योरेंस कंपनियां हमें इंश्योरेंस देती हैं वो इंश्योरेंस नहीं, एक्चुअल में एश्योरेंस देती हैं कि आपके अभी जीवन की, देखो जो हमारा जीवन है, हमारी लाइफ है, उसकी कोई कीमत नहीं है. वो हमारी उसकी मतलब पेपर की फॉर्म में, पैसे की फॉर्म में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं अपनी लाइफ को. हम ये कह सकते हैं हमारे जाने के बाद हमारे जो भी हमारे पर डिपेंड हैं, हमारे माँ बाप, हमारे जो भी हमारे घर पे हैं, एग्जीक्यूटर जो एग्जीक्यूट करवा सकते हैं हमारे अकाउंट को, उनके बारे में हम सोचें. अगर हमारे जाने के बाद उनके जो एक्सपेंस हैं, उनकी जो भी नीड्स हैं, वो हम अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवा के, एश्योरेंस करवा के उसका कुछ पैसा हम उनको दे के जा सकते हैं. दैट इज कॉल्ड लाइफ इंश्योरेंस. तो देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस की पहले डेफिनेशन देखते हैं. लाइफ इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच द इंश्योरर agrees to a specified amount on the death of the insured, or on the expiry of a certain fixed period, whichever is earlier. जैसे हमारा कोई भी, मान लीजिए हमने 25 साल का हमने करवाया है लाइफ इंश्योरेंस, उसके बाद हम कुछ पैसा हमारा इकट्ठा हमें मिल भी जाएगा. और अगर भगवान ना करे हमें कुछ हो जाता है उससे पहले 25 साल, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, मान लो 25 ईयर का आपने करवाया है और आपने मान लो समय से पहले आपको कुछ हो जाता है, भगवान ना करे, तो उसका पैसा आपके घर वालों को मिल जाएगा. जो भी विच एवर, उसने क्या कहा, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले होगा हो सकता है. और मान लीजिए आपको कुछ ना हो, भगवान करे आपको कुछ ना हो कभी भी, और 25 साल बाद आपका मेच्योरिटी टाइम होगा, जब उस टाइम पे आपको कुछ पैसा विद इंटरेस्ट, विद जो भी है बढ़ के जो भी पैसा आपको वो मिल जाएगा. और डिपेंड करता है आप किस तरह का इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हो. देखते हैं. फिर उसने कहा कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जो हमारी बातें, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो हमारी लाइफ इंश्योरेंस के अंदर हमने देखने को मिलेंगे. हम देखते हैं. सबसे पहले कह रहा है इट मस्ट हैव ऑल द एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. उसने क्या कहा, इट मस्ट हैव ऑल द एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. इसमें जो भी वैलिड माने जो भी लागू हो सकते हैं, जो कानून की तरफ से बिल्कुल फैक्ट हैं, जो सच्चे हैं, वैलिड हो सकते हैं, जो कि हमारे इस लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में वो बातें होनी जरूरी हैं. झूठ वगैरह ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि हमें झूठ बोल के हमने कोई काम कर लिया है. वो कहता है एलिमेंट्स लाइक एग्जिस्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज टू दैट एग्रीमेंट, competence of the parties to contract and lawful consideration are necessary for a life insurance contract. उसने क्या कहा,
एग्रीमेंट होना चाहिए प्रॉपर, झूठ नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, एक सच्चा एग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि आप किसी को कोई भी थ्रेट करके, आपको ज़बरदस्ती करके उसको जाके कहो कि नहीं लाइफ इंश्योरेंस कराओ, नहीं तो आपको कोई भी आपकी इंजरी की जाएगी, आपको कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा। ज़बरदस्ती ऐसा नहीं करना है। फ्री कंसेंट, आपकी पूरी सहमति फ्री होना चाहिए, आपको कोई किसी चीज़ का दबाव नहीं होना चाहिए। फिर उसने कहा कंसेंट ऑफ द पार्टीज टू दैट एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कंपिटेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट एंड, और कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की हमारी इच्छा होनी चाहिए। 25 साल तक हम उसका प्रीमियम भरें या 20 साल तक, जो भी इंश्योरेंस कंपनी आपको बताएगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो जो भी उसकी कंडीशंस होंगी, उन कंडीशंस को हम मन से बिल्कुल फैक्ट तरीके से उसको पूरा करें। और कंसिडरेशन, कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होता है, कुछ के बदले कुछ मिलना, यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि हम कुछ पेमेंट करें तो उसके कुछ साल बाद हमें कुछ ना कुछ पेमेंट मिले। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए इसमें। ऐसा नहीं है कि हम इलीगल काम करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए फ्री कंसेंट होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, और बिल्कुल एसेंशियल एलिमेंट होनी चाहिए, जो सच्चे बिल्कुल पूरे किए जाने वाले वादे होनी चाहिए। तो ये सारी बातें वो कह रहा है, इट मस्ट हैव ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी बात उसने क्या कही, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ। हमें एक दूसरे पे विश्वास होना चाहिए। ये नहीं है कि हमें लगता है डाउटफुल है इंश्योरेंस कंपनी, या इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि कस्टमर डाउटफुल है कि मैं इसके साथ ऐसा करूं, या जो हमारा जो कस्टमर है वो सोचता है इंश्योरेंस कंपनी को मैं धोखा दूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने कहा गुड फेथ होना चाहिए, गुड फेथ के साथ हम एक दूसरे के साथ काम करें। उसने कहा द एश्योर्ड मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स अबाउट हिज हेल्थ टू द इंश्योरर, इवन इफ द इंश्योरर डज नॉट आस्क हिम, ही शुड बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। मान लीजिए भगवान ना करे आपको कोई भी बीमारी है, जैसे कि साइनस है, या कोई भी आपको भगवान ना करे कोई डिजीज है, बाय बर्थ है, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को फैक्ट बताना पड़ेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है और मैं उसके बाद इंश्योरेंस करवा रहा हूं। तो ये कह रहा है गुड फेथ होना चाहिए, विश्वास के साथ काम करें हम एक दूसरे के साथ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी कैन डिस्कस अबाउट थर्ड पर द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट ऑल द टाइम ऑफ द मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। जब भी कॉन्ट्रैक्ट बने कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए हम एक दूसरे के साथ, कि हम बिल्कुल मन से करें, कि ऐसा नहीं है जबरदस्ती हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के साथ विश्वास के साथ, इंटरेस्ट के साथ काम करें। नंबर 4, इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी माने कि ये जो इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस करवाया जाता है, ये कोई क्षतिपूर्ति नहीं करवाता। यानी कि कोई आपको कोई चीज होगी उस चीज के लिए नहीं करवा रहे हम अपनी लाइफ को एश्योर्ड करवाने के लिए करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है आप बार बार ये सोचो भगवान ना करे आप जीने से गिर गए या बाइक चलाते हुए गिर गए, कोई थोड़ी चोट लग गई, चलो जबरदस्ती कि इंश्योरेंस कंपनी को से पैसा लेंगे हम। ऐसा नहीं होना चाहिए। करते हैं लोग करते हैं, वो एक अलग मैटर है, करते तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन लॉफुल चीजें हमें मना करती हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। कि ये कहता है कि ये इंडेमनिटी नहीं है, ये क्षतिपूर्ति करवाने का कोई तरीका नहीं है कि आप सोचो कि भाई मैं इससे अपना जो भी लॉस होता है मैं उसको लॉस को पूरा कर लूं इससे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कोई तरीका नहीं है। कह रहा है इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी माने क्षतिपूर्ति। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी कैन डिस्कस टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कितने तरह की हो सकती है? होल लाइफ पॉलिसी, पूरी जिंदगी की जब तक है तो लाइफ इंश्योरेंस, पूरी होल लाइफ पॉलिसी हम करवा सकते हैं। जैसे कि इन दिस काइंड ऑफ पॉलिसी द सम इंश्योर्ड इज पेबल ओनली ऑन द डेथ ऑफ द एश्योर्ड टू द बेनिफिशियरी और beneficiary. The premium is payable for fixed period 20 to 30 year और for the whole life of the assured 20-30 साल जितनी भी हैं whole life की पॉलिसी करवाते हैं, उसको बोलते हैं whole life पॉलिसी। फिर दूसरा एंडाउमेंट लाइफ फॉर एश्योरेंस पॉलिसी, उसने कहा अंडर दिस टाइप ऑफ पॉलिसी द इंश्योरर अंडरटेकन टू पे द एश्योर्ड ए स्पेसिफाइड सम on the attainment of a particular age or on his death whichever is earlier। कह रहा है जब भी आपकी डेथ होगी, जब भी डेथ होगी उस तक का टाइम पीरियड का पैसा दे दिया जाता है। अंडर दिस टाइप ऑफ पॉलिसी द इंश्योरर अंडरटुक द पे एश्योर्ड ए स्पेसिफाइड सम
ऑन द अटेनमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर एज। यानी कि जैसे हम कहते हैं एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में हम ये कह सकते हैं, हम उसको कहेंगे कि भाई मुझे 15 साल तक की पॉलिसी चाहिए, कह रहे हैं 15 साल तक की पॉलिसी चाहिए, उतने तक का आपको इंश्योरेंस करवा दिया जाएगा 15 साल का। फिर उस टाइम पीरियड में अगर कुछ होता है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ द एश्योर्ड बिफोर हिज अटेनमेंट ऑफ हिज स्पेसिफाइड एज, जैसे मान लीजिए आप 40 ईयर के हैं और कराते 60 ईयर तक कराते हैं, 60 ईयर तक अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपको पैसा दे दिया जाएगा, अगर नहीं होता है तो उसके बाद 60 के बाद 60 जब 60 आप टच कर जाओगे तब आपको पैसा दिया जाएगा। वो डिपेंड करता है कि लाइफ इंश्योरेंस आपने कितने टाइम की पीरियड की करवानी है। पहली होल लाइफ की थी, फिर जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जैसे कि मिलके दो आदमी, दो या दो से ज्यादा आदमी मिलके अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ, तो दैट इज कॉल्ड जॉइंट लाइफ पॉलिसी। एन्युटी पॉलिसी में उसने क्या कहा, अंडर दिस पॉलिसी द एश्योर्ड सम और पॉलिसी मनी इज पेबल इन मंथली or annual installment after a assured attain a certain age. In this case, earlier the whole amount of the premium is paid once or premium is paid in installment over a certain period. This policy is useful to those who prefer a regular income after a certain age. ये एन्युटी पॉलिसी जो है हमारी वहां पे बेनिफिशियल रहती है जहां पे आप ये चाहते हो कि आपकी एक एज के बाद आपको कुछ इनकम, मंथली इनकम लगातार आपको मिलती रहे। फॉर एग्जांपल हम इसको ये कह सकते हैं, एन्युटी पॉलिसी जो प्राइवेट सेक्टर वाले लोग हैं वो एन्युटी पॉलिसी ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी कैन से दैट चिल्ड्रंस एंडोमेंट फंड पॉलिसी, चिल्ड्रन जैसे बच्चों के लिए ली जाती है। जैसे बच्चे अगर हमारे छोटे हैं, जब भी वो 20 साल के होंगे या 25 साल के होंगे, उनके लिए एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, उनको हायर एजुकेशन के लिए, तो हम एक पॉलिसी ले लेते हैं कि इतने टाइम पीरियड तक, अगर लाइफ उनके लाइफ का भी ले सकते हो आप, फिर उसमें कह सकते हो अगर इनको इतने टाइम पीरियड तक अगर आपने कवर कर लिया या नहीं, वो हमारे अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है उनको, तो उसके बाद एक अच्छा खासा अमाउंट आपको मिल जाएगा और उनकी एजुकेशन के लिए आप उसको पैसे को यूज़ कर सकते हो। तो इसमें जैसे क्या कहा गया, दिस पॉलिसी इज टेकन टू प्रोवाइड फंड्स फॉर द एजुकेशन और मैरिज ऑफ चाइल्ड, यानी कि मैरिज, उसकी शादी के लिए या एजुकेशन के लिए हम इस तरह की पॉलिसी बच्चे के लिए ले सकते हैं। जैसे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फिर बारी आती है, उसने क्या कहा, हेल्थ इंश्योरेंस। दूसरा पॉइंट है हमारा फायर एंड लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में हमारा पहला पॉइंट हमने किया, फिर दूसरा करते हैं हम हेल्थ इंश्योरेंस। जैसे हमारा हेल्थ इंश्योरेंस, ये वाला हेल्थ इंश्योरेंस, पहला हमने लाइफ इंश्योरेंस किया, लाइफ इंश्योरेंस के बाद हम देखते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस के अंदर 4 इंश्योरेंस आते हैं, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और अदर इंश्योरेंस। अब उसने क्या कहा, फायर में जैसे आग वगैरह लग जाती है, आग लग जाए तो उसमें आग लगने में भी कितने पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अभी पहले हम हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में देख लेते हैं, फिर आगे हम एक पॉइंट करके हम डिस्कस करते रहेंगे। हेल्थ में उसने क्या कहा, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एन इंश्योरर एंड इंडिविजुअल और ग्रुप इन विच द इंश्योरर agrees to provide specified health insurance at an agreed upon price, या फिर प्रीमियम। फिर उसने कहा जो हम हेल्थ की इंश्योरेंस लेते हैं, अगर भगवान ना करे हम कभी बीमार पड़ते हैं या कोई भी जो किसी भी तरह की बीमारी हो सकती है, तो उसके लिए हम कौन सी इंश्योरेंस ले लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं और प्रीमियम पे करते रहते हैं, हर साल प्रीमियम हम पे करते रहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। उसमें हमारा है, उसके कुछ पॉइंट है, रीज़न फॉर ओरिजिन, नेचर ऑफ प्रोटेक्शन, प्रीमियम। फिर उसने कहा टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। पहला रीज़न फॉर ओरिजिन, 80s में 1980s में सोचा गया, कई बार देखा गया, जब 80s का टाइम था तो हमारी जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स थे उनके लिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उनके लिए तो फ्री का ट्रीटमेंट होता था, लेकिन प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए मुसीबत हो गई। फिर उन्होंने सोचा कि प्राइवेट सेक्टर के लिए भी कुछ इंश्योरेंस, इस तरह की पॉलिसी निकाली जाए कि प्राइवेट सेक्टर वाले भी इसका बेनिफिट उठा सकें। तो प्राइवेट सेक्टर को इंश्योर करने के लिए, प्राइवेट सेक्टर की मदद करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस आया। हेल्थ इंश्योरेंस में फिर हम किसी भी तरह की डिजीज़ को हम उसमें एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, उसमें शामिल करवा सकते हैं। अब हेल्थ इंश्योरेंस में अब उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे स्पेशल डिजीज़ हो सकती हैं, तो एनीवे वो एक अलग टॉपिक है आपका, हायर क्लासेस में देखने को मिलेगा। इसमें आपको बस इतना ही कहा गया हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में।
फिर उसने कहा रीजन फॉर ओरिजिन, नेचर ऑफ प्रोटेक्शन, हेल्थ इंश्योरेंस इज टेकन एज ए सेफ गार्ड अगेंस्ट रेजिंग मेडिकल कॉस्ट। अगर मान लीजिए आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हो प्राइवेट में, तो आपको बहुत सारा खर्चा आएगा, उससे बचने के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस क्या एकदम से लॉन्च हुआ है। फिर उसके बाद उसने कहा प्रीमियम डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिसी, प्रीमियम में भी पेबल आइदर इन लमसम और इंस्टॉलमेंट, या तो एक साथ इसका प्रीमियम दे दे हेल्थ इंश्योरेंस का, या लमसम थोड़ा थोड़ा आप हर महीने या हर साल आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग दे सकते हो। फिर कह रहा है टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के भी टाइप हैं। पहला, इसको मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, उसमें से आप उतार लीजिएगा। हेल्थ इंश्योरेंस के टाइप्स क्या हो सकते हैं? फिर उसने कहा इंडिविजुअल मेडिक्लेम, या तो अकेले बंदे का आप इंडिविजुअली क्लेम करा सकते हो, या दूसरा फैमिली फ्लोटिंग पॉलिसी, फैमिली के साथ ले सकते हो अपना हेल्थ इंश्योरेंस। तीसरा यूनिट लिंक हेल्थ प्लान्स, दिस पॉलिसी कंबाइन हेल्थ इंश्योरेंस विद इन्वेस्टमेंट एंड पेज बैक एन अमाउंट एट द एंड ऑफ द इंश्योरेंस टर्म। ये इस तरह का इसमें होता है कि आप पैसा लगा दो, पैसा दे दो इंश्योरेंस पॉलिसी को, फिर वो इंश्योरेंस पॉलिसी कहीं पे इन्वेस्ट कर देगी, कुछ ब्याज आता रहेगा और आपके अकाउंट में जुड़ता रहेगा। तो इस तरह के टाइप्स मैंने हेल्थ इंश्योरेंस के बताए हैं। फिर हेल्थ इंश्योरेंस, फिर इसमें हेल्थ इंश्योरेंस वाले क्लेम कैसे सेटल करते हैं? फिर कह रहा है कैशलेस या रीएम्बर्समेंट। उसने कहा देयर आर टू वेज बाय विच हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम आर सेटल्ड। कैशलेस, द क्लेम अमाउंट नीड टू बी अप्रूव्ड बाय थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे हॉस्पिटल और जैसे कि मान लीजिए थर्ड पार्टी, जैसे जो इंश्योरेंस कंपनी और कस्टमर के बीच में एक मिडल मैन काम करता है, तो वो कैशलेस यानी कि इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो कहता है वो थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग उसको सेटल किया जा सकता है। द क्लेम अमाउंट नीड्स टू बी अप्रूव्ड बाय थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर एंड हॉस्पिटल सेटल्स द अमाउंट विद द टीपीए, यानी कि थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि थर्ड पार्टी की मदद से हम उसको सेटल कर सकते हैं। दूसरा रीएम्बर्समेंट कर सकते हैं, जैसे रीएम्बर्समेंट में आ जाओ, जैसे मान लीजिए कह रहा है आप पहले हॉस्पिटल में इलाज करा लो, इलाज करा के जो भी आपका खर्चा आता है वो इंश्योरेंस की जो भी कंपनी है अब वो उसका खर्चा पे कर देगी। दैट इज कॉल्ड हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में मैंने आपको बताया। इसके मैं नोट्स भी भेज दूंगा, तो उसी में से आप उसके नोट्स तैयार करना। फिर उसके बाद बारी आती है हमारी इसके बाद है फायर इंश्योरेंस, मरीन और अदर इंश्योरेंस। फायर में क्या कहा गया, अगर आपका माल जल जाता है उस कंडीशंस में हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले सकते हैं। उसने कहा फायर इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द इंश्योरर इन कंसिडरेशन ऑफ द प्रीमियम पेड अंडरटुक्स द कंपनसेट द इंश्योर्ड फॉर एनी लॉस दैट मे रिजल्ट ड्यू टू द अकरेंस ऑफ फायर। माल जैसे मान लीजिए आपकी दुकान में आग लग गई और दुकान में आपने फायर इंश्योरेंस ले रखा था, दुकान में आग लग गई तो उसमें भी कंपनी देखेगी आग किस तरह लगी और उसके बाद आग लगी है तो कितने % माल बच गया है, कितने % माल जल गया है। जितना माल जल गया है उतना ही इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी, जितना माल नहीं जला उसका पैसा नहीं देगी। तो उसके बारे में भी 2-3 पॉइंट हैं, एक बार देख लेते हैं। The claim for loss by fire must satisfy the two conditions. There must be actual loss or fire must be accidental and non initially. एक्सीडेंटली आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। आप जो इंश्योरेंस का क्लेम देगी कंपनी वो ये देखेगी कि आपकी पहली बात तो देयर मस्ट बी एक्चुअल लॉस, वो एक्चुअल में कितना लॉस हुआ है। मान लीजिए 10 लाख का माल भरा था गोडाउन में, 3 लाख का माल बच गया, नहीं वो जला नहीं। मान लीजिए जीन्स टी शर्ट की आपकी कंपनी है, 3 लाख का माल बच गया, 7 लाख का जल गया, तो एक्चुअल लॉस कितना हुआ 7 लाख का। तो 7 लाख के अगेंस्ट में आपको क्लेम देगी कंपनी, 10 लाख का क्लेम नहीं देगी आपको, 7 लाख का जितना जला है। और दूसरा देखेगी कि एक्चुअल में माल जला है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आग लगाई गई है, आग लगा के हम क्लेम ले रहे हैं, माल नहीं बिक पा रहा है, दुकान नहीं चल रही, आपने सोचा क्या करो आग लगा दो, इसको आग लगा के इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले लेना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी सब कुछ चेक करेगी, उसके बाद ही कंपनी देखो कंपनी को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं होता।
वो सारी चीज़ें चेक करके आपको इंश्योरेंस का, फायर इंश्योरेंस का क्लेम प्रोवाइड कराएगी। फिर उसके बाद उसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स है फायर इंश्योरेंस के। द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट बोथ एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस एंड एट द टाइम ऑफ लॉस। विदाउट इंश्योरेबल इंटरेस्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज वॉइड। मान लीजिए आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं था, आप दिखाई नहीं रहे थे पहले इंटरेस्ट। जैसे मान लीजिए आग लगने से पहले कंपनी आपसे बार बार क्लेम मांग रही थी, पॉलिसी प्रीमियम मांग रही थी। अब प्रीमियम का पैसा आप दे ही नहीं रहे थे, कभी दिया कभी नहीं दिया, आप कुछ अपना इंटरेस्ट क्रिएट करवा ही नहीं रहे थे, तो कंपनी ये चीज़ें भी चेक करेगी कि आपका इंटरेस्ट था या नहीं था और आपने इसको सीरियसली लिया या नहीं लिया था, ये भी चेक करेगी। फिर उसने क्या कहा, दूसरा पॉइंट, द कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन द एटमोस्ट गुड फेथ। भाई अच्छा, फायर इंश्योरेंस में भी अच्छा फेथ होना चाहिए, हम एक दूसरे पे विश्वास के साथ काम करें। कंपनी को ये डर ना लगे कि भाई कस्टमर मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है, या कस्टमर को ये नहीं होना चाहिए कि इंश्योरेंस कंपनी मुझसे ज़बरदस्ती पैसा लिए जा रही है प्रीमियम का। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक दूसरे पे गुड फेथ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हम आग लगा दें ज़बरदस्ती और कंपनी से क्लेम ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट इंडेमनिटी। फायर मस्ट बी प्रॉक्सीमेट कॉज ऑफ डैमेज और लॉस, यानी कि द इंश्योरर इज लाइबल टू कंपनसेट फॉर द लॉस ओनली व्हेन द अप्रोक्सीमेट कॉज ऑफ लॉस और फायर। जितना मतलब एक, जैसे मैंने बताया आपका 10 लाख का माल था, 3 लाख का बच गया, तो 7 लाख के आसपास का ही आपको क्लेम देगी कंपनी। तो ये थी हमारे फायर इंश्योरेंस का पॉइंट। इसके बाद मरीन इंश्योरेंस है, अदर इंश्योरेंस मरीन में शिप इंश्योरेंस है, कार्गो इंश्योरेंस है, फ्रेट इंश्योरेंस है। शिप माने जहाज का इंश्योरेंस करवाना, जहाज अगर डूब जाता है तो उस कंडीशन है व्हेन ए शिप इज इंश्योर्ड अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ डेंजर इट इज नोन एज शिप इंश्योरेंस। अगर शिप डूब जाता है उसके अगेंस्ट में हम ये कहते हैं, हो सकता है समुद्र में इतने तूफान आते हैं, उसके अगेंस्ट में अगर हम कहते हैं कि हमारा इंश्योरेंस करवा दिया जाए, इंश्योरेंस कंपनी को कहते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है अगर आपका जहाज डूब जाएगा तो हम इंश्योरेंस का पैसा आपको जरूर देंगे। दूसरा कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो क्या होता है? कार्गो वो जहाज होता है जो माल ले जाता है। जैसे कार्गो व्हेन ए मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन बाय द कार्गो ओनर टू द कंपनसेटेड फॉर लॉस कॉज्ड टू हिज कार्गो ड्यूरिंग द जर्नी इट इज नोन एज कार्गो इंश्योरेंस। यानी कि जर्नी के दौरान, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं तो उस टाइम पे अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो कार्गो, फिर उसके बाद कार्गो इंश्योरेंस कहलाता है। फिर फ्रेट। फ्रेट माने भाड़ा, जो भाड़े पे हम उस शिप को चलाते हैं, अगर वो भाड़े ले जाते समय कोई सामान लेके जा रहा है, उस टाइम डूब जाए तो सामान का भी इंश्योरेंस होना चाहिए और शिप का भी, तो उसको कहते हैं फ्रेट इंश्योरेंस। फिर लास्ट आता है अदर इंश्योरेंस, हमारे मोटर व्हीकल इंश्योरेंस है, बर्गलरी इंश्योरेंस है, कैटल इंश्योरेंस है, क्रॉप है, फ्रेट स्पोर्ट्स है और शिक्षा योजना है, राजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना है। इस तरह के इंश्योरेंस भी हमें देखने को मिल सकते हैं। फिर इनके बीच में डिफरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस, तीनों के बीच में डिफरेंस है। पहला सब्जेक्ट मैटर। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस इज ह्यूमन लाइफ। पहले में क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस में ह्यूमन यानी कि इंसान की सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस कराया जाता है। दूसरा फायर यानी कि माल अगर जल जाए तो उसके लिए इंश्योरेंस कराया जाता है। तीसरा मरीन यानी कि जो जहाज शिप है वो डूब जाए तो उसके अगेंस्ट में। इन तीनों के बीच में डिफरेंस है। दूसरा पॉइंट, एम। पहला लाइफ इंश्योरेंस का एम क्या है? इट एम टू कवर द एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट, और बोथ पब्लिक पार्टी को प्रोटेक्शन देना। हाँ जी। अगला, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। इट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ एक्वायरिंग द पॉलिसी एंड इज नॉट नेसेसरी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। जब हम इंश्योरेंस की पॉलिसी कराते हैं उस टाइम पे हमारा प्रेजेंट होना जरूरी है, इंटरेस्ट होना हमारा जरूरी है। फिर उसके बाद फायर इंश्योरेंस के बारे में क्या कहा गया? इट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो व्हेन द क्लेम फॉल्स ड्यू। यानी कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब भी हमारा होना जरूरी है और हम जब क्लेम करवाते हैं तब भी होना जरूरी है, हमारा एक प्रेजेंट होना जरूरी है। इट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ व्हेन क्लेम फॉल्स ड्यू।
इसमें थर्ड वाले में उसने क्या कहा, थर्ड वाले में मरीन में जब हो जाए, मान लीजिए जैसे जहाज डूब जाए, तो उस टाइम पे इट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ व्हेन क्लेम फॉल्स ड्यू। जब ड्यू हो तब हमारा वहां पे रहना जरूरी है। इन तीनों में अलग अलग टाइम पे वो कह रहा है किस किस का रहना जरूरी है। इसमें कह रहा है अगर मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस में आप कहते हो अगर आप जिंदा ही नहीं रहे, जिंदा नहीं हो तो कैसे प्रेजेंट रहोगे वहां पे, जिंदा नहीं हो तो कैसे आ जाओगे भूत बन के। तो इसमें तो कह रहा है इसमें जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें आग लगने के पहले भी जरूरी होना चाहिए आपका वहां रहना और बाद में भी, और इसमें जब वो डूब जाए, जब क्लेम करना हो तब वहां पे आपको अवेलेबल रहना जरूरी है। ये बातें हैं। तो उसने ड्यूरेशन, इसमें 5 to 30 ईयर तक का ड्यूरेशन होता है लाइफ इंश्योरेंस में, और इसमें इट जनरली टेक फॉर 1 ईयर, इसमें 1 साल का होता है। और मरीन में इट मस्ट फॉर 1 ईयर और फॉर द पीरियड ऑफ, और मिक्स्ड जो भी हो इसमें वो रहता है। इसमें 5 से 30 साल, इसमें 1 साल, एक से ज़्यादा, 1 या 2-3 साल जो भी हो कंडीशन के अकॉर्डिंग। फिर उसने क्या कहा, इंडेमनिटी, इसमें ये नहीं होना चाहिए कि भाई हम डैमेज, कि भाई हम क्षतिपूर्ति करवाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें इंडेमनिटी होता है, इसमें भी इंडेमनिटी है। फिर उसके बाद उसने कहा लॉस मेजरमेंट, लाइफ में हम लॉस को मेजरमेंट नहीं कर सकते, जिंदगी को नहीं तोल सकते, इसका लाइफ का तो लॉस को हम तोल ही नहीं सकते जीवन को। फिर क्या लॉस कैन बी मेजर्ड, फायर में लॉस को हम नाप सकते हैं कि कितना लॉस हो सकता है, उसको काउंट कर सकते हैं। और उसके बाद मरीन में भी क्या लॉस कैन बी मेजर्ड, इसमें भी नापा जा सकता है कि कितना लॉस हुआ होगा। फिर उसके बाद सरेंडर वैल्यू, पॉलिसी अमाउंट, कॉन्टीजेंट ऑफ रिस्क, ये सारे पॉइंट्स हमारे इन तीनों में देखने को मिलेंगे। ये हम आपको तीनों इसकी फोटो भेज दूंगा। तो ये था हमारा, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, जूम ऐप पे भी पूछेंगे, कोई डाउट क्लियर कर सकते हैं, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स।